हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12th में हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ऊपर। तो सेल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ऊपर जो लेक्चर्स है और जो चैप्टर 3 में पूरे लेक्चर्स हैं उनका एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे हर एक वीडियो से अपडेट रहें। ठीक है। तो सेल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो उसमें एक नई चीज़ हम लोगों को ये मिला कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो बाहर का रेजिस्टेंस है, वो तो रेजिस्टेंस हम लोग जानते ही हैं कि दैट इज़ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग किस चीज़ से डिफाइन करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, कैपिटल आर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन साथ में हम लोगों ने ये पढ़ा कि सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस पाया जाता है। ठीक है, और वो जो रेजिस्टेंस होता है सेल के अंदर वाला, उसे हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जिसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब थोड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग समझे। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता यह है कि जो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने क्या समझा था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम लोगों का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ये समझा था कि जो रेजिस्टेंस एक्चुअली में ऑफर होता है वो रेजिस्टेंस ऑफर होता है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन के वजह से कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट होता है वो ये है कि 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम का अगर आप कंडक्टर लेंगे तो उसमें 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस होते हैं। ठीक है, फ्री चार्जेस इतने होते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब कहीं पर इतने फ्री चार्जेस होंगे तो उनका क्या आलम होगा, कितना ज़्यादा कोलिजन होगा। ठीक है, तो कितना ज़्यादा कोलिजन होगा इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो जो कोलिजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे तो सेल में ये देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सेल के अंदर, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं लिक्विड कंडक्टर, जिसे हम लोग लिक्विड कंडक्टर को ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जिसमें H2SO4 आता है या HCl आता है। तो उन सब चीज़ों में जो चार्ज पार्टिकल होगा, जो एटम्स होंगे, चार्ज एटम, वो क्या होगा कि उस पार्टिकल्स में मूव करेगा, उस कंडक्टर में, उस लिक्विड कंडक्टर में, उस इलेक्ट्रोलाइट में एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, शिफ्ट करेगा। तो वहाँ पर भी चार्जेस बहुत ज़्यादा है। जब वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड्स की तरफ शिफ्ट करता है तो उस दौरान भी कोलिजन होता है, और वो कोलिजन थोड़ा कम होता है कंडक्टर में जो कोलिजन होता है उसके बनिस्बत ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो कोलिजन होता है वो थोड़ा कम होता है। इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है जो सेल के अंदर है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो R होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? तो इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल, जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ऑफर किया जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उसके द्वारा अगर किया जाए तो हम कहेंगे वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस समझने के बाद हम लोग एक चीज़ और समझेंगे कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस किस चीज़ पर। देखें, ये सेल का अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये हमारा 2 इलेक्ट्रोड्स था। ठीक है, और इसमें चार्ज पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म में, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड है। अब इसमें देखें तो इसे अगर हम सर्किट से जोड़ दें, ठीक है, हमने सर्किट से जोड़ दिया तो ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा इसे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो देखिए, सबसे पहला इंटरनल रेजिस्टेंस, पहली जो चीज़ है वो डिपेंड करेगा लेंथ। ठीक है, लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप इस 2 प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है इसे बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, डिपेंड्स अपॉन D। D यहाँ पर मतलब है सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के
सेपरेशन पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? तो अगर हम इस रिलेशन को देखें तो R प्रोपोर्शनल होता है L/A। तो यहां जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसी तरीके से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रोड्स के सेपरेशन के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ जाएगा तो इसके लिए रास्ता ज़्यादा हो जाएगा, लंबी जो दूरी है वो लंबी हो जाएगी और इनके पास कोलिजन्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। डी से डी यहाँ पर क्या है? सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। पहला जो इंटरनल रेजिस्टेंस का हम लोग क्या लिख रहे हैं? डिपेंड्स अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। पहली चीज प्रोपोर्शनल होगा सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। दूसरी चीज क्या है? प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, जितनी दो जो प्लेट आप डालेंगे उस दो प्लेट के एरिया पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ये अगर हम प्लेट की बात करें कि मेरा ये जो हथेली है, ये जो पाम है, ठीक है, ये पूरा जो हाथ है, इसका साइज देखिए। एक ये एरिया है मेरे पास, दूसरा जो दो प्लेट है वो ये, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा या इस वाले कंडीशन में ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा, तो इस वाले कंडीशन में ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा। और जो ये पतला वाला हिस्सा है, ये वाला जो कंसेप्ट है, इसमें रेजिस्टेंस कम ऑफर होगा। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेपरेशन पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड के, इंटरनल रेजिस्टेंस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करेगा। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो हम यहाँ यूज करेंगे H2SO4 या जो भी HCl, उसके कंसंट्रेशन पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक चीज़ और है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इन सब चीज़ पर डिपेंड करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये चीज़ समझ में आ रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा ऑफर किया जाएगा सेल के अंदर। इसे स्मॉल r से दिखाते हैं। ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो इन चार चीज़ों पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए इतना समझने के बाद अब हम लोग आते हैं कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था EMF का, E = V + IR। यहाँ ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें E क्या है? तो EMF ऑफ द सेल, V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट है और जो R है वो इंटरनल रेजिस्टेंस। इसमें हम लोग ये जानते हैं कि I अगर हम 0 कर दें तो E = V हो जाएगा। मतलब कि जब इसमें से कोई करंट पास नहीं होगी तो उस सिचुएशन में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सेल का, वही उसका EMF कहलाएगा। ठीक है, तो क्योंकि E = क्या हो गया है? V हो गया है जब करंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखें तो हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस के डिपेंडेंस को तो समझ गए कि वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर फॉर्मूले की बात करें कि तो हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे अभी, जिससे ये पता चले कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअली में निकालें तो कैसे निकालें। ठीक है, देखिए जैसे मेरे पास ये है, एक चीज़ और हम लोग जानते हैं V = IR ओम्स लॉ से, तो इस फॉर्मूला को दोबारा लिखें तो लिखेंगे E = V + IR। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे अगर हम इधर भेज दें तो E - V = IR हो जाएगा। तो IR = हो जाएगा E - V और R = हो जाएगा E - V / I। ठीक है, अब देखें तो E - V / I के जगह पर अगर हम ओम्स लॉ से काम करेंगे तो I = हो जाएगा V / R। तो यहाँ पर E - V और I के जगह डाल देंगे V और R ऊपर आ जाएगा। इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम और इसे आगे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा E - V - 1 ×
R। तो ये मेरा एक फॉर्मूला आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का, जिसमें आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए। तो EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V -1 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसके बाद देखें कि करंट के इफेक्ट क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि अब हमारा टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसे समझने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि करंट के एक्चुअली में है तो कितने इफेक्ट है। तो ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कितने इफेक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के टोटल 3 इफेक्ट होते हैं। कौन कौन, देखिए, पहला इफेक्ट होता है, ठीक है, पहला इफेक्ट होता है केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। दूसरा होता है, ठीक है, केमिकल इफेक्ट। दूसरा होता है हीटिंग इफेक्ट। और तीसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे, कभी भी आपसे सवाल किया जाए कि इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स बताएं, तो आप सीधे कहेंगे कि उनके इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट होते हैं, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। कैसे कैसे, तो देखिए, आपके डेली लाइफ से एग्जांपल देंगे और फिर उसके बाद हीटिंग इफेक्ट समझेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट थोड़ा सा समझेंगे, और फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फुल्ली डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट को डिटेल में, इसके फॉर्मूलाज सब कुछ, ठीक है। तो अभी समझे हीटिंग केमिकल इफेक्ट क्या होता है। करंट की वजह से, करंट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन करंट की वजह से जब पॉसिबल है, इसका मतलब कि करंट के पास केमिकल इफेक्ट भी है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कहने का मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है H2O, उसे हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर उसे डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आता है, H2O है, उसको जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करेंगे तो H2O में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, H2 और O2 को अलग कर दिया, किसके मदद से, वो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये केमिकल इफेक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपके घर में जो ताला होगा, ठीक है, उस ताले को देखेंगे अगर, तो वो सिल्वर कलर का होगा। आप साइकिल के रिम को अगर देखें, सिल्वर कलर का, साइकिल के हैंडल को देखें, सिल्वर कलर का, उसके बाद चाबी देखें, सिल्वर कलर का, बाइक के हैंडल को देखें, सिल्वर कलर का। तो ये सब सिल्वर कलर है, लेकिन एक्चुअली में क्या वो सिल्वर है क्या, तो नहीं, वो बस उसके कलर को उसके ऊपर डिकम्पोज किया गया है। तो ये जो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से किसी चीज़, किसी मेटल को पेंट करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो केमिकल इफेक्ट में कौन कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो केमिकल इफेक्ट में आ जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये सब इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से होता है, ठीक है। तो केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, केमिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद देखिए हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट में जैसे आपके घर में हीटर है, ठीक है, तो हीटर है या बल्ब एक आता है 100 वाट का, जिसका फिलामेंट जब जलने लगता है, या फिर शादी ब्याह में आप देखेंगे, शादी वगैरह में, कि वहाँ पर वो यूज़ होते हैं, बड़े बड़े लाइट्स यूज़ होते हैं जिसमें फिलामेंट्स होता है, ठीक है, वेपर जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म होने पर ग्लो करने लगते हैं। तो लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हैं, वो जो आपका फिलामेंट है, वो फिलामेंट गर्म हो रहा है, और गर्म होने की वजह से रोशनी पैदा कर रहा है। तो इस वजह से रोशनी पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, हीटिंग इफेक्ट है। या घर में आपके हीटर होगा, आप खाना बनाते होंगे उस पर, या इंडक्शन होगा, इंडक्शन आजकल चल रहा है, तो इंडक्शन होगा। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, और हीटर, जैसे ठंड के वक्त में हम लोग रूम हीटर यूज़ करते हैं या ब्लोअर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी को ले रहा है और फिर उसके बाद उसको हीटिंग इफेक्ट में, मतलब हीट में तब्दील कर रहा है। तो करंट के पास हीटिंग इफेक्ट भी है। या फिर बहुत जगह आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जब हाई वोल्टेज आता है, तो हाई वोल्टेज आने की वजह से वो जो सर्किट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो जल जाता है, उसमें आग लग जाती है। तो आग जब लग जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो गर्म हो गया है, और गर्म इस वजह से हुआ है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट है, और वो भी ज़्यादा करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास हीटिंग इफेक्ट भी है।
तो हीटिंग इफेक्ट के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो हम फ्यूज़ जो यूज़ करते हैं, हमारे बोर्ड में, घर के बोर्ड में देखेंगे एक फ्यूज़ लगा होता है, तो फ्यूज़ जो लगा होता है वो किस वजह से, इसी वजह से यूज़ होता है, ठीक है, कि जब हाई वोल्टेज आए तो वो मेल्ट कर जाए और जो आपका बाद बाकी चीज़ है वो सब बच जाए। तो हीटिंग इफेक्ट में फ्यूज़ आ जाएगा, हीटर आ जाएगा, एटसेट्रा। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। इसके बाद वाला जो चैप्टर है क्लास 12 में, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही है पूरा, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म भी देखने को मिलता है। इसके ऊपर बहुत सारे डिवाइस है, जैसे साइक्लोट्रॉन आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, इसी के ऊपर बेस्ड है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला मैग्नेट, जो टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है, जब तक उसमें करंट है वो मैग्नेटिज्म दिखाएगा, जब उसमें करंट नहीं है तो वो मैग्नेटिज्म नहीं दिखाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। जो जैसे आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े जगह, बड़ा बड़ा जो ये होता है, जहाँ पर बड़े बड़े कचरा वाले जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जब आप जाएंगे, जो ट्रैशेस वगैरह होते हैं, वहाँ पर जब जाएंगे तो देखेंगे कि अगर किसी बड़े कार को एक जगह से उठा के ले जाना है तो उसके लिए क्रेन नहीं लाते, वो सीधे ऐसे लाते हैं ऊपर से और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ये मैग्नेट बन जाता है, वो पूरे कार को चिपका लेता है, उठाकर दूसरे जगह जाकर इलेक्ट्रिसिटी बंद, वो पूरा कार वहाँ पर ड्रॉप हो जाता है। तो ये सब चीज़ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो करंट के कितने इफेक्ट हैं, करंट के 3 इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट केमिस्ट्री में मिलेगा आपको, हीटिंग इफेक्ट जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और मैग्नेटिक इफेक्ट जो आपका चैप्टर 4 है। जो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।